जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी बार्टर सिस्टम भी देखें। अगर आप हमारे रूरल एरियाज में चले जाएं तो वहाँ पे नॉर्मली जो हमारे विलेजर्स हैं वो अक्सर एक दूसरे के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो बार्टर सिस्टम पे करते हैं। ठीक है, जैसे एक बंदा जो एक चीज सेल कर रहा है दूसरा दूसरी, तो वो आपस में जो है वो बगैर कैश इन्वॉल्व किए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें क्या, हाँ, बार्टर सिस्टम का मतलब यह है कि जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, चीज के बदले में चीज खरीदना बेचना, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो चूंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता इसीलिए इसे जीडीपी में ऐड नहीं कर सकते। जी और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ, इनका क्वेश्चन ये है कि सर डिफिकल्टीज में आपने ये लिखा है कि चॉइस ऑफ मेथड जो है इससे रिजल्ट इफेक्ट होता है, रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। एक कंट्री किसी और मेथड के मुताबिक जीडीपी कैलकुलेट करे, दूसरी कंट्री किसी और मेथड के मुताबिक, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। हालांकि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं जिनमें जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तीनों मेथड से, उनमें जीडीपी सेम आती है, कोई सा भी मेथड यूज करें। याद रखें थ्योरेटिकली जीडीपी सेम होगी लेकिन प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है डाटा कैलकुलेट करना। हो सकता है एक मेथड में आपको डाटा मिल जाए, दूसरे मेथड में कंप्लीट डाटा ना मिल सके, तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक चूंकि सारा डाटा हाइपोथेटिकली खुद बनाया गया होता है, तो इसमें हमेशा जब कभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो किसी भी मेथड से आप कैलकुलेशन कर ले जीडीपी सेम आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली चूंकि आपको डिफरेंट नेचर का डाटा चाहिए होता है और वो कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हो सकता है कि वो डाटा ना होने की वजह से आपको कुछ फिगर एज्यूम करना पड़े, वो रिजल्ट फिर सेम नहीं आता, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ फर्क आता है। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे अहम लेक्चर है। आज का लेक्चर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे अहम लेक्चर है। आपको याद होगा कि जिस दिन हमने इकोनॉमिक्स शुरू की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको जब लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाया था उस वक्त ये कहा था कि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जिसने डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट सीख लिया आधा इकोनॉमिस्ट हो गया। वो कंसेप्चुअली 50% इकोनॉमिक्स उसको आ गई। उसी तरह सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, अगर आपको समझ आ गया तो यूं समझ लीजिए आपने 50% मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअली समझ ली। इसका ये मतलब नहीं है कि आज के लेक्चर के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, 50% माइक्रो में बढ़ गया 50% सेशन, नहीं, कंसेप्चुअली, क्योंकि जाहिर है फिर भी इसके बाद भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, समझने हैं हमने। स्टार्ट करें? अटेंटिव है? चलिए, ये भाई अटेंटिव नहीं है, ये आपस में बातें कर रहे हैं। इजाजत है? नहीं, मेरे बारे में भी बात ना कीजिए, हैं, लेक्चर के ऊपर फोकस कीजिए। स्टार्ट करें जी आज का लेक्चर। आज जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं हम वो है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? ये मैक्रो इक्विलिब्रियम है, माइक्रो इक्विलिब्रियम नहीं है। माइक्रो इक्विलिब्रियम कौन सा था? डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इक्वल होते थे, वो इक्विलिब्रियम माइक्रो इक्विलिब्रियम था। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल गुड का था, सिंगल मार्केट का इक्विलिब्रियम था। पूरे के पूरे पाकिस्तान की सारी मार्केट्स का इक्विलिब्रियम नहीं था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा कि किसी भी चीज की प्राइस कौन सी डिसाइड होगी जहां पे उसकी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, वो भी एक इक्विलिब्रियम था।
लेकिन वो माइक्रो इक्विलिब्रियम था। क्यों? वो सिंगल गुड सिंगल मार्केट पे बेस कर रहा था इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करें सिंगल मार्केट का नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मार्केट्स हैं उन सब का, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी गुड सेल परचेज होती हैं, जितनी भी मार्केट्स हैं, उन सब का कलेक्टिव एग्रीगेट करके इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करें, उसे क्या कहेंगे? मैक्रो इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इक्विलिब्रियम और मैक्रो इक्विलिब्रियम में फर्क समझ आया? माइक्रो इक्विलिब्रियम है सिंगल प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम, मैक्रो इक्विलिब्रियम है पूरे पाकिस्तान में जितनी भी गुड्स है, जितनी भी मार्केट्स हैं, उन सब का एग्रीगेट कलेक्टिव कंबाइंड इक्विलिब्रियम। तो आज हम कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं? मैक्रो इक्विलिब्रियम या मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट। अब देखें, माइक्रो इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला क्या था कि कोई भी मार्केट कब इक्विलिब्रियम में है? डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अब यहां पे मार्केट नहीं पढ़ रहे, पूरी की पूरी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। मार्केट नहीं पढ़ रहे, पूरी की पूरी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। पूरी की पूरी इकोनॉमी किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी। फिर बताइए, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, मैक्रो इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा? जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कौन सा है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी। हम कहा भैया हमने तो डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड कहां से आ गया? हमने तो सप्लाई पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई किधर से आ गया? तो पहले एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे। पहले कौन सा पढ़ेगा? एग्रीगेट डिमांड। देखें, डिमांड का मतलब क्या? चीज की डिमांड, किसी भी चीज की। लफ्ज एग्रीगेट का मतलब क्या है? टोटल पाकिस्तान में जितनी भी चीजें हैं उन सब की डिमांड ओवरऑल। ठीक है, पाकिस्तान में जितनी भी गुड्स हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में, उन सब की कलेक्टिव डिमांड को, उन सब की डिमांड को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? एग्रीगेट। ये इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, इंडिविजुअल डिमांड तो एक गुड की होती है। ये किसकी कौन सी डिमांड है? एग्रीगेट डिमांड। क्लियर हो? यानी पाकिस्तान में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती है उन सब की डिमांड को ऐड कर दें तो क्या बनेगा? ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड which buyers are willing to buy at different price levels. एग्रीगेट सारे के सारे बायर्स। अच्छा मुझे बताइए, मार्केट में जो डिमांड क्रिएट होगी, मार्केट पार्टिसिपेंट क्रिएट करेंगे ना? कंज्यूमर की वजह से डिमांड होगी, कंज्यूमर की वजह से डिमांड होगी, प्रोड्यूसर की वजह से डिमांड होगी। प्रोड्यूसर भी तो डिमांड करेंगे, वो रॉ मटेरियल वगैरह, मशीनरी वगैरह। फर्क सिर्फ यह है कि कंज्यूमर करेंगे कंज्यूमर गुड डिमांड, प्रोड्यूसर करेंगे कैपिटल गुड्स डिमांड। करेंगे दोनों, गवर्नमेंट भी डिमांड करेगी, फॉरेन ट्रेडर्स भी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स हैं उन सब की कलेक्टिव डिमांड। और इकोनॉमी में 4 लोग डिमांड करते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, बहुत अहम कंसेप्ट है, ये कह सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू पहले पार्टिसिपेंट की डिमांड प्लस दूसरे पार्टिसिपेंट की डिमांड प्लस तीसरे पार्टिसिपेंट की डिमांड प्लस चौथे पार्टिसिपेंट की डिमांड। मार्केट में 4 ही पार्टिसिपेंट होते हैं ना, 4 ही प्लेयर है, इन सब की डिमांड को इकट्ठा कर दे, एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी कि नहीं बनेगी? पक्की बात है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? वो कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ऑल को अंडरलाइन करें, सिंगल नहीं कह रहा,
ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल। कहते हैं एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट, 4 डिटर्मिनेंट्स होते हैं। एग्रीगेट डिमांड कितनी चीजों को इकट्ठा करके बनती है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये चीज तो 5 कैसे हो गए भाई? C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X माइनस M नेट एक्सपोर्ट। X और M अलहदा नहीं मेरे भाई, नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब है आपने GDP के क्वेश्चंस नहीं किए ना। मुझे कैसे पता चला भला भाई? उधर X माइनस M एक कंपोनेंट था, तो ये 5 नहीं है, 4 है। ये नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहां तक क्लियर है? चलिए अब मुझे ये बताइए, सिंपल डिमांड कर्व याद है आपको? प्राइस बढ़ते थे उस चीज की डिमांड क्या होती थी? प्राइस कम होती थी उसकी डिमांड क्या होती थी? बताइए किसी एक गुड के साथ ऐसा होता है कि तकरीबन हर चीज के साथ, तकरीबन स्वाय वो गिवन गुड्स है हर। तो बताइए अगर हम पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स हैं उन सब का एनालिसिस करें, उन सब की डिमांड इकट्ठी करें, तो जब प्राइस लेवल ज्यादा, प्राइस नहीं कह रहा, प्राइस लेवल कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब की बार प्राइस एक गुड की नहीं है, सारे के सारे गुड्स की है। तो हमने एक जनरल प्राइस लेवल यूज करना है, एक गुड की प्राइस नहीं यूज करनी, सारे गुड की प्राइस को इकट्ठा करके उसकी एवरेज करनी है। एवरेज प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल कह ले। अगर एवरेज प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो, एवरेज प्राइस लेवल क्या हो, तो एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? जो ट्रेंड सिंगल गुड के साथ है, सारी गुड्स को इकट्ठा कर ले, वही ट्रेंड सामने आएगा ना। कि अगर चीजों की प्राइस ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और अगर चीजों का प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल कह ले या एवरेज प्राइस लेवल कह ले, वो कम होता है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व अगर हम उसे प्राइस के साथ रिलेट करें, नेगेटिव रिलेशनशिप आता है पॉजिटिव भाई, जो डिमांड कर्व का था। फर्क सिर्फ ये है। अच्छा, ये कर्व जो है ये कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व नहीं, एग्रीगेट डिमांड कर्व है। क्या है यार, कहां से आया ये? और भाई एग्रीगेट डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है। स्लोप क्या है? डाउनवर्ड। स्लोप क्या है? नेगेटिव। कैसे पता चला एग्रीगेट डिमांड कर्व है? हाँ, एक रीजन तो ये कि लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड कर्व, और दूसरी रीजन इधर प्राइस नहीं लिखा, जनरल प्राइस लेवल लिखा है या एवरेज प्राइस लेवल लिखा होता। इधर आउटपुट नहीं लिखा हुआ, नेशनल आउटपुट लिखा, जिसे जीडीपी भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रा किया, इधर लिख दिया प्राइस, इधर लिख दिया आउटपुट, नंबर कितने मिलेंगे? 0। के डायग्राम बना रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिमांड के पैरामीटर्स लिख दिए, गलत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्लियर हो गया। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट कंसेप्ट बताइए। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इकोनॉमी में जितने भी गुड्स हैं उन सब की कलेक्टिव डिमांड एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला क्या होता है? AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब मुझे ये बताइए, अगर आई कैप हमसे पूछे कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बताओ, तो क्या बताएंगे? 0 नंबर। मैंने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पूछे थे, एग्रीगेट डिमांड के नहीं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़े। अगली अटेम्प्ट अब
रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ा तो यही होगा ना, अगली टाइम लगेगा। बताइए एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? हाँ, कौन कौन से? प्लस सी का क्या मतलब? प्राइवेट कंजम्पशन। आई का क्या मतलब? ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जी का क्या मतलब? एक्स माइनस एम का क्या मतलब? बताइए, क्या एक एक करके एक्सप्लेन कर दूं कि जीडीपी की कैलकुलेशन में डिस्कस कर चुके हैं? चले, शुक्र है कर चुके हम ये सारे। सी का क्या मतलब है, आई का, जी का, एक्स माइनस एम का। अब देखें सबसे अहम कंसेप्ट, अब सबसे अहम कंसेप्ट, क्या एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है राइट वर्ड के लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, तो लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड कैन शिफ्ट राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। ये कौन सी बात बताई? असल बात तो पूछने लगाओ। बताइए कि कंजम्पशन इंक्रीज होगी अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व पे, क्या फर्क पड़ेगा? राइट वर्ड शिफ्ट। कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है की बात है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए तो, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए, इंपोर्ट डिक्रीज हो जाए, फंस गए यहां पे। इंपोर्ट डिक्रीज हो गई तो नेट एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। भाई ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब एक्सपोर्ट तो पूछूंगा नहीं, वो तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ेगी, राइट वर्ड कम होगी, लेफ्ट वर्ड। कोई बात नहीं, अभी समझा देता हूं मेरे भाई को। कौन सी बात नहीं समझ आई? ये वाले, ये सारे सुन लीजिए। नहीं भैया, जाहिर है स्टूडेंट के साथ जो है मीठा जाए, बच्चे हैं यार, ऐसे ना करें, हमारे छोटे बच्चे ऐसे ना करें। बाकी दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है। प्राइवेट कंजम्पशन है वो जो कंज्यूमर खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट वो जो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूसर, सेलर्स, हमारे बिजनेसमैन। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो हमारे फॉरेन ट्रेडर्स हैं। इनमें से 4 कंपोनेंट है, इनमें से कोई भी कंपोनेंट इंक्रीज हो जाए एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगी, और इनमें से कोई भी कंपोनेंट डिक्रीज हो जाए एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी। तो भाई और क्या इसमें से निकालना है? बस यही समझाया मैंने, और तो कुछ समझाया भी नहीं। एग्रीगेट डिमांड कितनी चीजों से मिलके बनी? वो चीजें बढ़ जाएंगी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। वो चीजें कम हो जाएंगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। यही समझाया है, कसम ले लो, इसके अलावा कोई चीज नहीं समझाई। यही समझाया, सिर्फ ये है कि बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट है, कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है। आगे चलते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ये समझ आगे। एग्रीगेट डिमांड अब क्या समझना है? आपको पता है दुनिया का कोई भी इक्विलिब्रियम हो सिर्फ एक कर्व से थोड़ा ही आ जाता है, 2 कर्व्स को साथ मिलाना पड़ा। मार्केट इक्विलिब्रियम पड़ा, कौन कौन से कर्व को मिलाया? डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पड़ा यूटिलिटी अप्रोच में, याद है आपको? और एक बड़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में कौन कौन सी 2 कर्व को मिलाया? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। फर्म इक्विलिब्रियम में किस किस को मिलाया? रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट का तो सिर्फ इतना काम था ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना। तो इसी तरह हर कर्व का में 2 कर्व चाहिए होते हैं हमें। तो यहां पे भी सिर्फ एग्रीगेट डिमांड कर्व से मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम दूसरा कर्व चाहिए? दूसरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अच्छा अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये बात है 1945 के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
उससे पहले उस वक्त उससे पहले हर जगह पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का दौर दोहरा था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अब देखिए ये अटेंटिव होकर सुनने वाली बात है भैया, ये अटेंटिव हो जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कर्व पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व की शेप यही है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे आके इकोनॉमिस्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक वो जो 1945 से पहले वाले और एक उसके बाद वाले। ठीक है, नहीं 1945 वाला पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन 1945 के बाद एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आया। अब पहले सुने 1945 में हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बताइए जब जंगें छिड़ती है तो इकोनॉमी डिप्रेशन में होती है या बूम में? डिप्रेशन में। तो कंट्रीज ने जो डिप्रेशन में थी अपने इकोनॉमिस्ट को बुलाया और कहा बताइए क्या किया जाए कि हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन से निकले, हमारी आउटपुट बढ़े। क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है कि जो आउटपुट है वो बहुत कम हो जाती है। डिप्रेशन में क्या होता है या रिसेशन या डिप्रेशन में क्या होता है, आउटपुट कम हो जाती है। आउटपुट कम हो जाए उसे रिसेशन कहते हैं। रिसेशन बहुत ज्यादा अरसे तक चले उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन ज्यादा सवेर है रिसेशन से, वैसे तो रिसेशन भी कम सवेर नहीं, लेकिन डिप्रेशन उससे भी ज्यादा सवेर। अब जो इकोनॉमिस्ट थे पहले 1945 से पहले, जिन्हें क्लासिकल या न्यू क्लासिकल कहा जाता है इकोनॉमिस्ट, वो ये कहते थे कि सर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ना इसकी ये दो तरह के होते हैं। एक शॉर्ट रन, गौर से सुनेगा बात, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है एक शॉर्ट रन का एक लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो है सिंपल, जैसे हमने सप्लाई कर पढ़ा माइक्रो में, प्राइस बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी, दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यह शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इसमें एस शो कर रहा है सप्लाई को, ए शो कर रहा है एग्रीगेट को, एस आर शो कर रहा है शॉर्ट रन। तो ये क्या बना, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और एक होता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल होता है। अब पहले इन दो कर्व्स को हम समझते हैं। आज के लेक्चर करने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें हैं कि ऐसा क्यों है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे देखे सर, जैसे एक गुड की प्राइस जब बढ़ती है तो उसकी आउटपुट बढ़ती है, वो हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई में यही पढ़ा है। उसी तरह एग्रीगेट सप्लाई में भी इसी तरह होता है, कलेक्टिवली चीजों की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसके आउटपुट बढ़ेगी। तो आउटपुट में और प्राइस लेवल में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड मूव कर रहा है। देख लें, प्राइस और आउटपुट दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्लियर हुआ? तो उन्होंने कहा, जो उस मुल्क का सदर था, वजीर आजम जो भी, उसने कहा अच्छा ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो समझ आ गया, ये क्या चीज है, ये वर्टिकल लाइन। उसने कहा ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये क्या है? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यानी ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम आप चीजें, जितनी एक कंट्री मैक्सिमम जितनी चीजें प्रोड्यूस कर सकती है, ये वो लेवल है। इसे कहते हैं, इसके बहुत से 3-4 नाम है, पोटेंशियल आउटपुट भी कहते हैं, इसे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कहते हैं, ठीक है, इसे प्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम है। पोटेंशियल आउटपुट का मतलब क्या? एक कंट्री अपने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए जितनी चीजें प्रोड्यूस कर सकती है उसे कहते हैं पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट। उन्होंने कहा अच्छा ये पॉजिटिव क्यों नहीं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं? उन्होंने कहा एग्जांपल से समझे। फर्ज कीजिए मैं लेक्चर पढ़ाता, फर्ज कीजिए मैं एक घंटे का एक लेक्चर है, एक लेक्चर मैंने पढ़ाया और प्रिंसिपल साहब ने कहा भैया आपको मिलेंगे 500 रुपया। मैंने कहा ठीक है,
उन्होंने कहा कि अच्छा 2 लेक्चर, मैंने कहा 2 500 में, उनका 600 में, मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा अच्छा तीसरा लेक्चर है, मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा 700 तैयार हो जाऊंगा, ज्यादा पैसे होंगे क्यों नहीं, मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार होऊंगा। हाँ 720। अब इसके बाद अगर कहे कि अच्छा 4th लेक्चर भी लेना है, 1 घंटे का एक लेक्चर है फर्ज कीजिए, पैसे जैसे जैसे पैसे ज्यादा करते जाएंगे मैं एग्री करता जाऊंगा। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, आपने ओवर टाइम का कंसर्न नहीं पड़ा, 8 घंटे नॉर्मल आवर्स होते हैं, मजदूर से कहो भाई एक्स्ट्रा काम करना है, वो कहते हैं हम नहीं तैयार एक्स्ट्रा काम करने के लिए। वो कहते हैं अच्छा अगर नॉर्मली आपको 1 घंटे का नॉर्मल आवर्स थे, अगर फर्ज कीजिए 100 रुपीज, अब 150 पर आवर देंगे, फिर मजदूर तैयार होता है। नॉर्मली ओवर टाइम का रेट नॉर्मल आवर से ज्यादा होता है, ये शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो या आपको अपने कॉमन सेंस से पता होगा। ओवर टाइम का रेट उसके पीछे कंसेप्ट यही है कि जब लोगों को ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं तो वो ज्यादा काम करने को तैयार हो जाते हैं। बताइए ये कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं, एग्री करते हैं? तो ये वही चीज है, प्राइस बढ़ती जाएगी, आउटपुट बढ़ती जाएगी, लोग ज्यादा काम कर देंगे। लेकिन भाई कितना एक टाइम आएगा जब उससे ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं रहेगी किसी में काम करने के लिए। फर्ज कीजिए एक दिन में हम नॉर्मली 8 घंटे काम करते हैं, नॉर्मली बड़ा ओवर टाइम लगाए तो ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। बड़ा ओवर टाइम लगाए तो ज्यादा से ज्यादा 16। अब मुझे यह बताइए कि अगर 16 घंटे हम काम कर रहे हैं और हमें ऑफर की जाती है कि आपको प्राइस और ज्यादा दी जाएगी, पैसे और ज्यादा दिए जाएंगे, क्या हम मजीद काम करने के लिए तैयार होंगे? हम कहेंगे सर ये इम्पॉसिबल है, हम अपनी सारी की सारी 100% एनर्जी अप्लाई करके भी एक दिन में सिर्फ 16 आवर्स काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये कंसेप्ट देखिए, यहां पे दोनों लाइनें दोनों कंसेप्ट बता रही हैं। कह रहा है शॉर्ट रन में, यानी जब आप 2 से 4 घंटे, 4 से 8 घंटे, 8 से 10, 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, शॉर्ट रन में प्राइस बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रही है, यानी वर्कर हमारा उसके रेट बढ़ने की वजह से ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब वो अपने फुल आउटपुट जो है, फुल पोटेंशियल है, उस पे काम कर रहा होगा। अब जब वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है, इसके बाद भी अगर आप उसको ज्यादा पैसे ऑफर करें तो क्या वो आउटपुट बढ़ाएगा? आउटपुट नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, ये तो है, ये वाला एरिया जो है ना एग्रीगेट, ये तो यूं समझे इम्पॉसिबल किस्म का है। ये तो सिर्फ आपको दोनों कर्व लहदा दिखाने के लिए शो किया गया है। वर्कर यहां पे काम कर सकता है, यहां कर सकता है, यहां कर सकता है, लेकिन नॉर्मली इस लेवल पे काम, क्योंकि ये इसका लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, पोटेंशियल आउटपुट मैक्सिमम। जब वर्कर इस लेवल पे आ जाएगा, उसके बाद उसे फर्ज कीजिए 16 घंटे है, उसके बाद आप उसे अगर मजीद पैसे देते भी रहें, क्या वो ज्यादा काम कर सकता है? ज्यादा आउटपुट दे सकता है? नहीं दे सकता। इसी तरह वो इसी एग्जाम्पल को कंट्री लेवल पे शिफ्ट करते हैं। कहते हैं पाकिस्तान के जितने भी रिसोर्सेस हैं, अगर आप प्राइस लेवल बढ़ाएंगे, लोग ज्यादा चीजें, बिजनेसमैन जो है वो अट्रैक्ट होगा, वो ज्यादा कारखाने स्टार्ट करेगा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्राइस लेवल और बढ़ेगा, प्रोडक्शन और बढ़ेगी। लेकिन प्राइस बढ़ते बढ़ते, आउटपुट बढ़ाते बढ़ाते एक लेवल ऐसा आएगा जब पाकिस्तान के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर प्राइस लेवल बढ़े भी, क्या मजीद प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है? नहीं बढ़ाई। इसका मतलब क्या है कि वो पाकिस्तान का लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो कर रहा है उस आउटपुट लेवल को जिससे ज्यादा चीजें प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। ये 100% प्रोडक्शन लेवल है, इससे ज्यादा चीजें प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। ये कंसेप्ट समझ आया? शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये किसने कहा था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लास जी, ये 1945 से पहले वाले, इन्हें कहते हैं क्लासिकल या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अच्छा, मसला क्या हुआ था? जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उन्होंने कहा सर ये आउटपुट बहुत ज्यादा है, क्या करें? उन्होंने कहा जी आउटपुट बढ़ानी है। बादशाह ने पूछा कैसे बढ़ाएं? उस वक्त के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा
सर आप एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दें, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स ये कहती है, फर्ज कीजिए एग्रीगेट डिमांड कर्व ये था, एग्रीगेट डिमांड कर्व ये था, इसके मुताबिक करंट इक्विलिब्रियम ये था। गवर्नमेंट ने कहा जी इसको बढ़ाना है, उन्होंने कहा जी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाएं। अब बताइए अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़े तो क्या आउटपुट बढ़ जाती है? बढ़ जाती है ना। ये तो चूंकि वो एग्रीगेट सप्लाई कर थोड़ा उसने राइट वर्ड कर दिया, इसलिए आपको फर्क कम नजर आ रहा होगा। आप माइक्रो इकोनॉमी की डायग्राम ध्यान में ले आए। अगर आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दें, आउटपुट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती है। जब बादशाह ने कहा अच्छा पक्की बात है, कहा बिल्कुल पक्की बात है। बादशाह ने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई। क्या बढ़ाया? अच्छा एग्रीगेट सप्लाई डिस्कशन को यहां पे थोड़ी देर के लिए पॉज देते हैं। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई कैसे होगी भाई? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा, लैंड इंक्रीज की होगी, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। भाई ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में यही पढ़ा था ना। अगर कोई भी इकोनॉमी अपनी आउटपुट बढ़ाना चाहती है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना चाहती है, सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्शन कॉस्ट पे। नहीं पढ़ा सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स में? माइक्रो इकोनॉमिक्स सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स में क्या नहीं पढ़ा था कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए सप्लाई बढ़ जाती है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए सप्लाई बढ़ जाती है? भी पढ़ा था कि नहीं? यहां पे उसी कंसेप्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं हम। यहां पे कंसेप्ट वही है, सिर्फ अब एग्जांपल साथ में ऐड कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई के डिटर्मिनेंट, बड़े डिटर्मिनेंट 2, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट। लैंड बढ़ा दे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बढ़ेगी। लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्रूव हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ इनपुट कम हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दें, सब्सिडी ज्यादा कर दें, एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो जाए, इंपोर्ट प्राइसेस कम हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस कम हो जाए, पाकिस्तान की एग्रीगेट सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। इंपोर्ट प्राइस कम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी ना मेरे भाई। सस्ता नशा करेगा। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गई मेरे भाई का? चलिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी सब ठीक है तो ये भी ठीक है। कहानी में ट्विस्ट आने लगा मेरे भाई, अटेंटिव होके बैठ जाओ। अभी हम हैं किस जगह पे के ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इकोनॉमी है इस वक्त, वो थोड़ा नीचे क्लोज हो गए थे, इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड ऐसे कर दे, एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी इस पॉइंट पे है। ठीक है, ये मैंने कहा डायग्राम खुली बन जाए ना, कंसेप्ट क्लियर हो। बादशाह ने बुलाया, उसने कहा भाई इकोनॉमी डिप्रेशन में है, क्या करो? इकोनॉमिस्ट ने कहा सप्लाई बढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दो। उसने कहा अच्छा, उसने कहा पक्की बात है ना आउटपुट बढ़ेगी? उसने कहा सर ये देखे बादशाह सलामत, ये देखे जब आप एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाएंगे पता क्या होगा? उसने कहा क्या होगा? ये देखे एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई 1, और पहले इक्विलिब्रियम ये था ये, अब नया इक्विलिब्रियम क्या आएगा? आउटपुट बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ी? कहा बिल्कुल आउटपुट बढ़ेगी। बादशाह ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दें? बिल्कुल बढ़ा दें। कैसे? उन्होंने कहा सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दें। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दें, बादशाह ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दी, टैक्सेस सब्सिडीज की वजह से या दूसरी चीजों की वजह से। आउटपुट ना बढ़े, आउटपुट ना बढ़े।
बादशाह ने कहा इस सारे इकोनॉमिस्ट को एक लाइन में खड़ा करें, हाँ इनको गोली मार के इनका सर कलम कर दें। भाई होते थे ना उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में, होते थे। वो 65 में हुई थी सर। सेकंड वर्ल्ड वॉर गोलियां नहीं होती थी, तोपे नहीं होते थे। चलो ठीक है, छुरी से उसका सर कलम करके उसको फांसी पे लटका दिया जाए, अब रहेगा। ये कंसेप्ट टेस्ट होगा मेरे भाई। नहीं मैं तो राइज में आया था 839 में सन, तब भी राइज में था मैं। और ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी सिवाय कंसेप्ट के। वे समझ आया? बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया। उसने कहा जी जो कोई इस मसले का हल ढूंढेगा उसको 50 रुपए कहाँ है, धागा होकर बादशाह था वो, नहीं पार्ट टाइम मोची था क्या वो? सुबह के वक्त बादशाह करता है, रात को मोची की दुकान पे बैठ जाता है। उसने कहा कि जो इस मसले का हल लेके आएगा आधी सल्तनत उसके नाम कर दूंगा। दूर दराज जंगलों में एक गरीब लकड़हारे का बेटा रहता था। उसने अपने वाले साहब से इजाजत ली, वाले साहब इजाजत दी तो मैं बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर होकर इस मसले का हल पेश करूं। उसने कहा नहीं शायद तुमने ऐलान पूरा नहीं सुना, अगर मसले का हल पेश कर दिया आधी सल्तनत, अगर मसले का हल पेश ना कर सके सजाए मौत। उसने कहा नहीं बेफिक्र हो जाए, मैं हल तलाश करूंगा। चला गया बादशाह के पास। बादशाह कहा सर आपके मसले का हल जो है वो मुझे पता चल गया कि क्या है। बादशाह ने कहा क्या? उन्होंने कहा मसला यही था ना, आपका मसला यही था ना। क्या मसला था? कि ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व क्लियर है ना? याद रखें आज के बाद जब कभी आपने मैक्रो इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाई उसमें चाहे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का काम हो या ना हो आपने उसे ड्रा लाजमी करना है, क्योंकि यही डायग्राम डिफरेंशिएट करेगी माइक्रो वाली इक्विलिब्रियम से मैक्रो को। माइक्रो इक्विलिब्रियम में लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई नहीं होता, मैक्रो में होता है। आज के बाद कसम खा ले जब कभी मैक्रो इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाएंगे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जरूर 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 शो करना है। और इसका कंसेप्ट पता है ना आपको कि ये फुल पोटेंशियल इकोनॉमी का शो कर रहा है, जिससे ज्यादा चाहे प्राइस बढ़ा भी दें आप चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे बादशाह साहब मसला यही है ना कि इकोनॉमिस्ट ने आपको ये कहा था ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये है एग्रीगेट डिमांड। असूल के मुताबिक अगर आउटपुट बढ़ानी, आप आउटपुट बढ़ाना चाह रहे थे, कंट्री की जीडीपी बढ़ाना चाह रहे थे, असूल के मुताबिक अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंक्रीज हो जाए तो आउटपुट को बढ़नी चाहिए, और नहीं बढ़ी थी। बादशाह ने कहा बिल्कुल। उसने कहा मेरे पास इसका जवाब है, हल। बादशाह ने कहा अच्छा अगर तुम मुझे 2 बातें बता दो, अगर तुम मुझे नहीं पुराने जमाने में आप भी बादशाह तो नहीं थे। हाँ जिस तरह के शो का मुझे लग रहा है एग्रीगेट। अच्छा भाई बस कर दे, लेट बैठना पड़ेगा भाई, 10 मिनट रह गए, अभी 10 मिनट में कंक्लूड करना है इसको। लकड़हारे का बेटा कहने लगा कि बादशाह सलामत मैं आपको बता देता हूं उस मसले का हल क्या है। बादशाह ने कहा अगर तुम मुझे 2 बातें बता दो, एक ये कि ये मसला फेल क्यों हुआ, आधी सल्तनत इस बात पे दे दूंगा, और दूसरी बात ये बता दो कि इस मसले का हल क्या है, आधी सल्तनत इस बात पे। पूरी सल्तनत और ये हमारी टेंशन नहीं है, खुद क्या काम करता है, हमें नाम से कर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। पहले सवाल का जवाब क्या कि ये अप्रोच फेल क्यों हुई, ये अप्रोच फेल क्यों हुई? उसने कहा सर इसमें सिर्फ एक गलती थी। क्या? कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व 2 नहीं होते, 1 होता है।
और उसकी शेप ना ये है ना ये है, उसकी शेप है ये। पहले हॉरिजेंटल, उसके बाद हल्का सा कर्व देके, ये हल्का सा कर्व है, आपको शायद नजर, हल्का सा कर्व है, उसके बाद अपवर्ड। ये हल्का सा कर्व नजर आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, कोना नहीं है, ये ऐसे जाके हल्का सा कर्व ऐसे है। अगर आप कहें तो बना दूं कर्व? हाँ चलें ठीक है, अगली डायग्राम में बना दूंगा, आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। मैंने कहा जी एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये है। आपकी इकोनॉमी खड़े थे इस जगह पे, एग्रीगेट डिमांड। अब जरा गौर से सुनिएगा टेक्निकल डिस्कशन। इक्विलिब्रियम ये था जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, यहां पे भी यही था ना, इक्विलिब्रियम का फार्मूला सेम है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहां पे इक्विलिब्रियम ये था, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने से यहां पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा, ठीक है, नहीं पहुंचा, इसलिए अप्रोच फेल हुई। इसने कहा भाई साहब ये सिचुएशन आपकी, आप चाह रहे थे जीडीपी बढ़ाना, आप क्या चाह रहे थे? जीडीपी बढ़ाना। आपको सजेस्ट क्या किया गया? एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाओ। असल में जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ के ये हो गई AS1, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी। अब बताइए एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई आपने उनके कहने पे, क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये वजह थी उस अप्रोच के फेल होने की। कि फिर सुन लें, क्लासिकल या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व दो तरह का होता है, एक शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूव करता है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। ये कहते हैं कि जब आपने आउटपुट बढ़ानी हो, एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर दें, आउटपुट बढ़ेगी। केन्जियन ये कहता है, केन्स था उसका नाम, केन्जियन ये कहता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व दो तरह के नहीं होते, सिर्फ एक तरह का होता है, उसकी शेप ये है, पहले हॉरिजेंटल फिर उसके बाद वर्टिकल, एक ही तरह, कोई शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं है। शॉर्ट रन में भी यही है, लॉन्ग रन में भी यही है, एक ही कर्व होता है इकोनॉमी में, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और अगर आपने अपनी आउटपुट बढ़ानी है तो आपको एग्रीगेट सप्लाई कर्व को नहीं इंक्रीज करना चाहिए, बल्कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहिए, जब तक के फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल ना हो जाए। ये बात समझ आई अब? ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है गलती हमने ये की, वाकई एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाते रहे, क्लासिकल इकोनॉमी समझ रहे थे सप्लाई कर्व ये ऐसे होता है और बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ जाएगी, हालांकि सप्लाई कर्व ये केन्स के मुताबिक ये था। अब एग्रीगेट सप्लाई बढ़े, जाहिर है इक्विलिब्रियम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इकोनॉमी तो उधर की उधर ही खड़ी है। तो ने कहा अच्छा अब फिर क्या करें? उन्होंने कहा करना क्या है, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्या करें? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए। उन्होंने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई इकोनॉमी की आउटपुट, ये केन्स का आइडिया था। केन्स के केन्जियन अप्रोच में और क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच में फर्क किस चीज का है भला? एग्रीगेट सप्लाई का, एग्रीगेट डिमांड का नहीं। एग्रीगेट डिमांड दोनों में सेम है। क्लासिकल या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर दो हैं, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। केन्स क्या कहता है? एक ही है। और शेप क्लियर है केन्जियन की एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। अच्छा बताइए, अगर क्या केन्स के एग्रीगेट सप्लाई कर्व में आपको प्रोडक्टिव पोटेंशियल आउटपुट या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नजर आ रहा है कहीं? वो कौन सा भला? ये पॉइंट है जहां पे आके एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाता है। हाँ ये यही कहता है, ये केन्स ने यही कहा। केन्स ने कहा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं।
केन्स ने कहा अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है, आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएं, इससे आउटपुट बढ़ेगी, लेकिन प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा। जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाए, जब इकोनॉमी उस पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ाए तो क्या होगा? प्राइस लेवल बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगी। भाई यहां पे क्लियर हुआ कुछ? अब आपको एक टेक्निकल बात बताऊं जो बड़े माने हुए इकोनॉमिस्ट ने बात कही है, थोड़ी सी मुश्किल शायद हो। वो कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अप्रोच है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हल तलाश करना है ना, सप्लाई को चेंज करें। गवर्नमेंट देखें एग्रीगेट सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, एग्रीगेट डिमांड को भी कर सकती है। गवर्नमेंट एग्रीगेट सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, एग्रीगेट डिमांड को भी कर सकती है। देखिए क्या इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती? क्या उन डिटर्मिनेंट्स को गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती? दोनों को कर सकती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को अपने मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। केन्जियन क्या कहते हैं? डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, कि गवर्नमेंट को अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। हाँ, अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाए फिर एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस ना करें, फिर एग्रीगेट सप्लाई की तरफ जाएं। क्यों? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे उससे आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस लेवल ही बढ़ेगा। जी कुछ समझ आया आपको? चलिए आज इक्विलिब्रियम नहीं बता रहा, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बताया आपको, एग्रीगेट सप्लाई बताया। जरा कंफर्म करने के लिए कुछ क्वेश्चन ताकि मुझे समझ आ जाए, पता चल जाए कि जो समझाना चाह रहा था आपने समझ लिया कि नहीं। सबसे पहले मुझे बताइए कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ड्रा करने के लिए कौन से दो कर्व चाहिए? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब बताइए जब एग्रीगेट डिमांड की डायग्राम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? नेशनल आउटपुट या जीडीपी। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? जनरल प्राइस लेवल या एवरेज प्राइस लेवल। और स्लोप क्या होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व का? डाउनवर्ड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट या डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है? राइटवर्ड भी लेफ्टवर्ड भी। कब? अगर इन डिटर्मिनेंट्स को चेंज कर दें तो ये इंक्रीज हो जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व, डिक्रीज हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व दोनों तरह के इकोनॉमिस्ट के लिए एक जैसा है, क्लासिकल और केन्जियन दोनों के लिए। एग्रीगेट सप्लाई कर्व में दो तरह के इकोनॉमिस्ट हैं, एक क्लासिकल या न्यू क्लासिकल और दूसरा केन्जियन। क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या है कि सब जो हमारे एग्रीगेट सप्लाई कर्व हैं ये बेसिकली दो हैं, एक है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और दूसरा कौन सा है? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड है, यानी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी आउटपुट इंक्रीज होती है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का स्लोप क्या है? वो वर्टिकल लाइन है। वो वर्टिकल क्यों है? क्योंकि ये मैक्सिमम आउटपुट है जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, इससे आगे प्रोडक्शन नहीं हो सकती चाहे आप प्राइस लेवल जितना मर्जी बढ़ाते रहें। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई के दो कर्व है। केन्जियन इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई का एक ही कर्व है जो कि पहले हॉरिजॉन्टल है और उसमें हल्का सा कर्व देके वो वर्टिकल हो जाता है। एक ही है, शॉर्ट रन में भी है, लॉन्ग रन में भी है। एग्रीगेट डिमांड एक जैसा है। क्या एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इसको शिफ्ट किया जा सकता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? बिल्कुल किया जा सकता है। कौन से डिटर्मिनेंट है एग्रीगेट सप्लाई के? ये आपके पास दो बड़े डिटर्मिनेंट्स और हर एक के अंदर एग्जांपल्स आपको दे दें, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं। आप ये डिटर्मिनेंट्स है, अगर इनमें इंक्रीज आता है या रेलिवेंट जो डिक्रीज वाले हैं जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनमें इंक्रीज या डिक्रीज आने से एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होगा।
ठीक है। जो क्लासिकल या नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं, अगर हमने आउटपुट को बढ़ाना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम हल करने हैं, हमें किसको इन्फ्लुएंस करना चाहिए? जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो सप्लाई साइड को फेवर करते हैं, और जो केन्जियन है वो क्या कहता है? इसीलिए आगे ज्यादातर थ्योरी जब आप पढ़ेंगे केन्जियन थ्योरी में, उसमें जब वो हमें कहेगा कि भैया आउटपुट बढ़ानी है, जीडीपी बढ़ानी है, हम एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। अब कुछ थ्योरीज ज्यादातर थ्योरीज आएंगी हमारी केन्जियन अप्रोच में, लेकिन कुछ थ्योरी आएगी क्लासिकल अप्रोच में। आपने ध्यान से देखना है कि कौन सी थ्योरी किस अप्रोच के मुताबिक है, उसे उसी के मुताबिक सॉल्व करना है। ये बात समझ आई? एग्जाम में एक दफा क्वेश्चन आया, बताइए न्यू क्लासिकल अप्रोच के मुताबिक इक्विलिब्रियम बताइए। कौन सा इक्विलिब्रियम ड्रा करना था? ये वाला, ये वाला, ये लेफ्ट वाला। क्लियर हुआ? ये आज घर जाके तसल्ली, देखिए आज का लेक्चर बहुत अहम है, इसकी बेस पे आगे हमने बहुत से टॉपिक कवर करने हैं, इसलिए आज घर जाके तसल्ली के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने तसल्ली के साथ पढ़ने हैं, समझने हैं, याद करने को नहीं कह रहा, वैसे याद हो ही जाएंगे, आसान है। असल मकसद है हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, तो इसको समझना है। ठीक है जी, अगर इसको समझ लेंगे, आइंदा कंसेप्ट हमारे चुटकियों में हम इंशाल्लाह समझते जाएंगे बहुत से कंसेप्ट। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।